प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का नागरिक शास्त्री कक्षा में स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपको चौथे अध्याय भारत के विदेश संबंध के अंतर्गत दो खेमों से दूरी अर्थात भारत द्वारा दोनों महाशक्तियों से दूरी एवं अफ्रो एशियाई एकता के विषय में पढ़ाऊंगी। दो खेमों से दूरी अथवा भारत द्वारा दोनों महाशक्तियों से दूरी स्वतंत्र भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था और इसके लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। इसके लिए भारत ने शीत युद्ध से पनपे तनाव को कम करने के प्रयास किए और संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में अपनी सेना भेजी। सन 1956 में जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामलों को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया तो भारत ने इसके विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई की। इसी वर्ष सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया, लेकिन भारत ने सोवियत संघ के इस कार्य की सार्वजनिक आलोचना नहीं की। इन सब के बावजूद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र रवैया अपनाया। भारत को दोनों गुटों के देशों से सहायता व अनुदान प्राप्त हुए। भारत अभी विकासशील देशों को गुटनिरपेक्षता की नीति के संबंध में राजी करने में लगा था। पाकिस्तान अमेरिकी गुट में शामिल हो गया, जिससे 1950 के दशक में भारत अमेरिकी संबंध खराब होने लगे। अमेरिका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती नज़दीकियों को लेकर के सशंकित हो गया था। शीत युद्ध के दौरान दुनिया दो खेमों में विभाजित हो गई थी। इन दोनों खेमों के नेता के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का विशिष्ट स्थान था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूंजीवादी विचारधारा का प्रसार करते हुए तथा सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा का प्रसार करते हुए नवोदित विकासशील व अल्प विकसित राष्ट्रों को अपने अपने खेमे में शामिल करने का प्रयास किया। लेकिन भारत ने अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी भी खेमे में सम्मिलित न होने का निर्णय लिया और स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। इसी कारण से भारत की दुनिया में एक विशेष पहचान है और दुनिया के अल्प विकसित और विकासशील देशों ने भारत की इस नीति का अनुसरण भी किया है। लेकिन शीत युद्ध के अंत, बदलती विश्व व्यवस्था तथा वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर में भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की प्रासंगिकता पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। आज दुनिया का कोई भी राष्ट्र अकेला रहकर अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। यही कारण है आज भारत स्वयं भी इस नीति से पूर्णतया संबद्ध नहीं है। उसका झुकाव भी महाशक्तियों की ओर किसी न किसी रूप में दिखाई दे रहा है। अब बच्चों, अफ्रो एशियाई एकता के विषय में चर्चा करते हैं। भारत के आकार, अवस्थिति और शक्ति संभावना को देखकर पंडित नेहरू ने विश्व के संदर्भ में, विशेषकर एशियाई संदर्भ में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का सपना देखा था। पंडित नेहरू के समय में भारत ने एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के साथ संबंध बनाए। 1940 और 1950 के दशक में नेहरू बड़े खुले शब्दों में एशियाई एकता का पक्ष लेते रहे। नेहरू के नेतृत्व में मार्च 1947 में भारत ने एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया, जबकि अभी तक भारत को आज़ादी भी नहीं मिली थी। इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के लिए भारत ने काफ़ी प्रयास किए। भारत की इच्छा थी कि इंडोनेशिया डच औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हो जाए। इसके लिए सन 1949 में भारत ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। भारत अनौपनिवेशीकरण का प्रबल समर्थक था और उसने नस्लवाद का
विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का विरोध किया। इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन का आयोजन सन 1955 में हुआ। इसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका और एशिया के 9 स्वतंत्र देशों के साथ यह सम्मेलन भारत के बढ़ते संपर्क का शीर्ष बिंदु था। बांडुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। सितंबर 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ। अब बच्चों, चीन का भारत पर आक्रमण सन 1962 के विषय में चर्चा करते हैं। भारत और चीन के मध्य सन 1962 में हुए युद्ध की परिस्थितियां बहुत पहले ही बननी शुरू हो गई थी। अंततः चीन ने 20 अक्टूबर सन 1962 को भारत की उत्तरी सीमा पर आक्रमण कर दिया। इस अचानक हुए हमले के कारण भारतीय फौजें जब तक संभलती तब तक चीन ने सैनिक चौकियों पर कब्जा कर लिया था। ब्रिटेन और अमेरिका ने भारत के कहने पर तेजी से सैन्य सामग्री भेजी। चीन ने अचानक 21 नवंबर सन 1962 को एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसके साथ ही 20 सूत्री योजना की घोषणा भी की, जिसके अंतर्गत पहले ही चीनी सेनाएं 7 नवंबर 1962 की वास्तविक नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर अपनी ओर हट जाएंगी। दूसरा, चीनी सेना के हटने से खाली क्षेत्र पर चीन सरकार अपनी असैनिक चौकियां स्थापित करेगी। इसके साथ ही भारत को 7 नवंबर 1962 को अपनी सेनाओं को अपने ही क्षेत्र में 20 किलोमीटर हटने के लिए कहा। विपरीत परिस्थितियों के कारण भारत ने चीन की एक पक्षीय युद्ध विराम घोषणा को मान लिया, परंतु द्विसूत्री योजना को नहीं माना और घोषित किया कि जब तक चीन 8 सितंबर 1962 की स्थिति तक नहीं लौट जाता तब तक कोई वार्ता नहीं होगी। चीन के इस आक्रमण के बाद हिंदी चीनी भाई भाई का युग समाप्त हो गया तथा भारत और चीन एक दूसरे के शत्रु बन गए। अब बच्चों, सन 1962 के भारत चीन युद्ध के क्या कारण थे? उसमें पहला कारण था तिब्बत की समस्या। सन 1962 के भारत चीन युद्ध की सबसे बड़ी समस्या तिब्बत की समस्या थी। चीन ने सदैव तिब्बत पर अपना दावा किया, जबकि भारत इस समस्या को तिब्बत वासियों की भावनाओं को ध्यान में रखकर सुलझाना चाहता था। नंबर 2 कारण, मानचित्र से संबंधित समस्या। भारत और चीन के बीच सन 1962 में हुए युद्ध का एक कारण दोनों देशों के बीच मानचित्र में रेखांकित भूभाग था। चीन ने सन 1954 में प्रकाशित अपने मानचित्र में कुछ ऐसे भाग प्रदर्शित किए जो वास्तव में भारतीय भूभाग थे। अंततः भारत ने इस पर चीन के साथ अपना विरोध दर्ज कराया। तीसरा कारण था सीमा विवाद। भारत चीन के बीच युद्ध का एक कारण सीमा विवाद भी था। भारत ने सदैव मैकमोहन रेखा को स्वीकार किया, परंतु चीन ने नहीं। सीमा विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि इसने आगे चलकर युद्ध का रूप धारण कर लिया। बच्चों, अब कोलंबो प्रस्ताव और चीन का दुराग्रह विषय पर चर्चा करते हैं। श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मिस्र और घाना ने दिसंबर 1962 में भारत चीन वार्ता के लिए कोलंबो सम्मेलन का आयोजन किया। श्रीमती भंडार नायके स्वयं प्रस्ताव लेकर नई दिल्ली और बीजिंग गई। इसके बाद 19 जनवरी 1963 को यह प्रस्ताव प्रकाशित किए गए, जिनकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, युद्ध विराम का समय भारत चीन विवाद के
शांतिपूर्ण हल के लिए उचित है। नंबर 2, चीन पश्चिमी क्षेत्रों में अपनी सैनिक चौकियां 20 किलोमीटर पीछे हटा ले। नंबर 3, भारत अपनी वर्तमान स्थिति कायम रखे। नंबर 4, विवाद का अंतिम हल होने तक चीन द्वारा खाली किया गया क्षेत्र ऐसा असैनिक क्षेत्र होगा। नंबर 5, पूर्वी नेफा क्षेत्र में दोनों सरकारों द्वारा मान्य वास्तविक नियंत्रण रेखा युद्ध विराम रेखा का रूप ले। नंबर 6, मध्यवर्ती क्षेत्र का हल शांतिपूर्ण ढंग से किया जाए। कोलंबो प्रस्ताव का उद्देश्य दोनों देशों में गतिरोध की स्थिति को खत्म करना था। चीन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का विश्वास दिलाया और भारत ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे। पूर्वी क्षेत्र में भारतीय सेना मैकमोहन रेखा तक जा सकेगी और चीनी सेना भी अपने पूर्व तक जा सकेगी, लेकिन विवादपूर्ण क्षेत्रों से उसे दूर रहना होगा। इस स्पष्टीकरण के बाद भारत ने अपनी सहमति दे दी, परंतु चीन ने कुछ शर्तें जोड़ दी, जिससे यह प्रस्ताव महत्वहीन हो गया। बच्चों, घर पर सुरक्षित रहें, पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।